आज हम देखने वाले हैं पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम। इसमें आज हम दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ बेस एंड द सेकंड टॉपिक इज पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। एंड उसके बाद हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, सो एक रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, सो ये तीन टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ कि जो मैंने पहले क्लासेस में पढ़ाया है पर यूनिट सिस्टम, तो किसी भी क्वांटिटी का पर यूनिट अगर आपको निकालना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता था। उस क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू हमको अपॉन बेस वैल्यू, वेरी गुड, अपॉन बेस वैल्यू। ओके, सो ये आपका हो गया पर यूनिट का वैल्यू। पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू। तो इसी में हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था पहले कि इम्पीडेंस की पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालते हैं। इम्पीडेंस की पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालते हैं? इम्पीडेंस की एक्चुअल वैल्यू जेड फॉर इम्पीडेंस एंड इसकी बेस वैल्यू जेड बी। और इसकी जो बेस वैल्यू है हमने निकाला हुआ है जेड बी। क्या होता है? ये होता है आपका, बताइए क्या होता है जेड बी? जेड बी के बारे में बताइए। वेरी गुड, वी बी स्क्वायर अपॉन एस बी। और यहाँ पे वी बी का मतलब क्या है? यहाँ पे वी बी का मतलब होता है बेस वोल्टेज। यह हमने पहले से पढ़ा हुआ है, बेस वोल्टेज होता है। और एस बी का मतलब होता है बेस पावर। तो यहाँ पे हमने बेस पावर ले लिया। अब इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलो वोल्ट में रखना होता है, और पावर की यूनिट जो रहती है वो एमवीए में रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया मेगा वोल्ट एम्पियर, और यहाँ पे केवी किलो वोल्ट में रखते हैं। तो जब यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये स्क्वायर होता है तो ये भी क्या हो जाता है, मेगा हो जाता है, और नीचे मेगा, तो वो दोनों कैंसिल हो जाता है और आपका जो आंसर आता है ये ओम में आ जाता है, और यहाँ पे सिर्फ पर यूनिट में आंसर आता है। तो इतनी चीज़ें हमने पहले से पढ़ी हुई थी। अब हम देखेंगे चेंज ऑफ बेस के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑन द चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस, तो चेंज ऑफ बेस के नाम से अपने को क्लियर हो रहा है कि हमको क्या चेंज करना है, बेस चेंज करना है, ठीक है। सो इसके लिए अगर आप लोग चाहें तो नोट करते चलिए साथ ही साथ, ठीक है। कई बार पावर सिस्टम में क्या होता है, हमको एक यूनिट से दूसरे पर यूनिट सिस्टम में ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। एक पर यूनिट सिस्टम से क्वांटिटी को दूसरे पर यूनिट सिस्टम में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इसके लिए हमको बेस वोल्टेज और बेस वोल्ट एम्पियर, ये सब चीज़ों का क्या होना चाहिए, नॉलेज पता होना चाहिए पहले से। तो मान लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम 1 है, सिस्टम 1 में क्या है, देख लो। सिस्टम 1 है, किसका माइक ऑन है, बंद कर लो माइक। सिस्टम 1 में आप ये चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज जो है बेस वोल्टेज, ठीक है। बेस वोल्टेज मैंने क्या ले ली यहाँ पे, बेस वोल्टेज मैंने ले लिया VB1। क्यों? क्योंकि सिस्टम 1 है। और बेस पावर मैं ले सकता हूँ SB1। इसके बाद सिस्टम 2 में एज्यूम कर लेता हूँ। सिस्टम 2 एक दूसरा सिस्टम है जिसमें कि बेस वोल्टेज है मेरा, बेस वोल्टेज इज VB2, और बेस पावर है मेरे पास SB2। तो ये दोनों हमारे पास सिस्टम अवेलेबल हैं। अब हमको क्या करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसके जो बेस हैं पहले वाले के, ये चेंज हो जाते हैं दूसरे के बेस से। चलिए देखेंगे किस तरीके से चेंज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग ये कैलकुलेट कर लो कि बेस करंट क्या होगा सिस्टम 1 का। तो आप लोग ये बताएंगे बेस करंट इन सिस्टम 1, इन सिस्टम 1। तो बताइए क्या होगा बेस करंट इन सिस्टम 1, कौन बताएगा? ओके, सो ये हो जाएगा SB1
अपॉन VB1। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको पता है कि जो पावर हमने निकाला SB1 ये क्या होगा VB1 इंटू IB1, मतलब वोल्टेज इंटू करंट इक्वल टू पावर। तो यहाँ पे IB1 कितना आ जाएगा SB1 डिवाइड बाई VB1 आ जाता है। आफ्टर दैट आपको निकालना है बेस करंट इन सिस्टम 2। तो सिस्टम 2 में बेस करंट की वैल्यू मैं ले रहा हूँ IB2, उसके कारण क्या हो जाएगा IB2 इज इक्वल टू होगा SB2 डिवाइडेड बाई VB2। सेम यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हैं, SB2 इज इक्वल टू VB2 इंटू IB2। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो आपका क्या आ गया IB1 की वैल्यू आ गई और IB2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब आपको देखना है आगे, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं, या इसी पर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग ये निकालेंगे पर यूनिट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो I का पर यूनिट वैल्यू निकालना है, लेकिन कौन से सिस्टम में? पहले सिस्टम में I1 पर यूनिट निकालना है। चलो बताओ क्या होगा, कौन बताएगा? IB1 पर यूनिट बताइए, क्या लिखूँ मैं आगे, कैसे निकलेगा? इसमें मान सकते हैं हम लोग सपोज एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इन सिस्टम 1 is I and in सिस्टम 2 कितना होगा? सिस्टम 2 में बताओ। सिस्टम 2 में भी क्या होगा? I ही होगा, सेम होगा, बिकॉज एक्चुअल करंट नेवर चेंज। अगर आप बेस सिस्टम 1 और 2 दो अलग अलग ले रहे हैं तो भी जो एक्चुअल करंट है दैट विल नॉट चेंज, दिस विल ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू आपका कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं एक्चुअल वैल्यू एज I डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू। सो बेस वैल्यू इज IB1। तो यहाँ पे हमने पर यूनिट वैल्यू निकाल ली। इसके बाद सिस्टम 2 के लिए हम निकाल लेते हैं I2 पर यूनिट। बताओ क्या लिखो यहाँ पे? I2 पर यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा I डिवाइड बाई IB2। वेरी गुड, जो भी बता रहे थे बहुत अच्छा। इसके बाद आपको कंपेयर करना है दो इक्वेशन को, ठीक है। IB1 की जो वैल्यू है, ठीक है, कंबाइन करके आपको लिखना है इसमें, ठीक है। IB1 और IB2 की वैल्यू को कंबाइन करना है। तो वो आप कैसे करोगे? आप इसको मान लो इक्वेशन 2 और इसको क्या मान लो? इक्वेशन 1 मान लो। अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा बताइए? यहाँ पे कर दीजिए I2 पर यूनिट डिवाइडेड बाई I1 पर यूनिट। अब क्या मिलता है बताओ? I2 पर यूनिट का वैल्यू एज इट इज लिख दो। हाँ, तो IB2 लिख दो यहाँ पे, I डिवाइड बाई IB2 डिवाइडेड बाई I डिवाइड बाई IB1। तो होगा क्या? आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? I बाई IB2 इंटू ये ऊपर आ जाएगा IB1 डिवाइड बाई I। तो यहाँ पे I और I आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा फाइनल? IB1 डिवाइडेड बाई IB2। तो अगर आप देखें तो I2 पर यूनिट आपको क्या मिल गया? यहाँ पे I2 पर यूनिट आपको मिल गया I1 पर यूनिट, जो कि पहले बेस पे पर यूनिट वैल्यू है, इंटू IB1 बाई IB2। और इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे IB1 की वैल्यू रख दीजिए और IB2 की वैल्यू, तो आपको पता ही है IB1 की वैल्यू क्या है। तो IB1 की वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए SB1 डिवाइड बाई VB1, ये ले सकते हैं।
और IB2 की वैल्यू भी आप ले सकते हैं SB2 डिवाइड बाई VB2. Okay, these messages are irritating me again and again. So you must put the value IB1 and IB2 as IB1 as SB1 by VB1 and IB2 for SB2 divided by VB2. Okay, so after substituting the values, what you will get? Okay, let's first close that application now. It's time to close it. Okay, so now we are free from the messages. Okay, so IB1 and IB2 values should be substituted in the I2 per unit equation. So here what I am getting that value I1 per unit into, for IB1 what we have described, for IB1 SB1 by SB2 we can get, after that VB2 upon VB1. बट यहाँ क्या है, स्क्वायर है. क्या है, स्क्वायर है कि नहीं स्क्वायर? हाँ, तो ये करंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है. तो गलती से भी स्क्वायर आप लोगों को नहीं लगाना है. क्या होता है, हम लोग इम्पीडेंस का पढ़े होते हैं, तो इम्पीडेंस में क्या होता है, बार बार हम लोग स्क्वायर का यूज़ करते हैं V के साथ, तो वो गलती हो जाती है कई बार, तो आप ये ध्यान रखना. तो अभी हमने I2 पर यूनिट का वैल्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ I1 पर यूनिट. चलिए एक नया पेज लेते हैं और इस फॉर्मूले को अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो I2 जो कि करंट है ना, पर यूनिट करंट इज इक्वल टू I1 पर यूनिट इंटू SB1 बाई SB2 इंटू VB2 बाई VB1. तो यहाँ पे आपको जो मिल गया है, ये आपको क्या मिल गया है, एक आपको इक्वेशन यहाँ पे मिल जाता है. अगर आपके पास किसकी वैल्यू पहले से है, I1 पर यूनिट की वैल्यू अगर आपके पास पहले से है, तो आप निकाल सकते हैं I2 पर यूनिट की वैल्यू. ओके, सो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं. अगर आपके पास I1 पर यूनिट की वैल्यू दी हुई है, तो आप इसका यूज़ करके, और बेस वैल्यू दी हुई है दोनों सिस्टम की. सिस्टम 1 की बेस वैल्यू क्या क्या है, सिस्टम 1 की बेस वैल्यू VB1 और SB1 दिया हुआ है, और आपके पास सिस्टम 2 का बेस वैल्यू VB2 और क्या SB2 दिया हुआ है. तो इनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और I1 पर यूनिट जो दिया होगा, तो इनको सबको जब यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, I2 पर यूनिट आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ बेस हो रहा है. जो करंट है उसका जो बेस है, बेस सिस्टम 1 से क्या हो रहा है, चेंज होके सिस्टम 2 पर हो रहा है. तो एक ही वैल्यू ऑफ करंट है, उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सिमिलरली हम चाहे तो इम्पीडेंस के लिए भी निकाल सकते हैं, कई बार हमने निकाला भी है. तो अगर हम बेस 1 के लिए इम्पीडेंस निकालें, तो ये हो जाएगा हमारा Z1 पर यूनिट इज इक्वल टू, अगर मैं Z को एक्चुअल वैल्यू मान लेता हूँ, ठीक है, सपोज Z इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस. तो उस कंडीशन में क्या होगा, Z बाई ZB1, और Z2 पर यूनिट हमारा कैसे निकलेगा, ये निकलेगा Z अपॉन ZB2 से निकलेगा. तो अगर आप ZB1 का फॉर्मूला रखें, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ZB1 क्या होता है, बता सकता है कोई ZB1 का फॉर्मूला एंड ZB2 का? पक्का, ZB1 का फॉर्मूला देखो. इसको ना आप कंफ्यूज नहीं होना कभी भी. देखो होता क्या है, ये क्या होगा, VB1 बाई IB1 होगा ना. ये Z क्या है, V बाई I है, और B1 है तो B1 B1 लिख दिए, VB1 बाई IB1 हो गया. अब यहाँ पे I को ना आप चेंज कर लो, तो IB1 आपको क्या पता है,
VB1 डिवाइड बाई IB1 क्या पता है आपको? आपको ये पता है ना, SB1 डिवाइड बाई VB1 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो VB ऊपर आ जाएगा, है ना? क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तो यहाँ पे आप जैसे ही VB1 को ऊपर लेके आएंगे तो स्क्वायर में बदल जाएगा इस तरीके से, और नीचे क्या बच जाएगा? SB1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इरेज कर देते हैं बाकी। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा VB1 स्क्वायर बाई SB1। और अगर आप देखें तो ZB2 का भी फॉर्मूला निकल सकता है, VB2 स्क्वायर डिवाइड बाई SB2। अब यहाँ पे ZB1 और ZB2 की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा Z इंटू SB1 बाई VB1 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा Z इंटू SB2 डिवाइड बाई VB2 का स्क्वायर। अब मान लीजिए कि ये क्या है, इक्वेशन 3 है और ये क्या है, इक्वेशन 4 है। तो जब आप 4/3 करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4/3 कर दीजिए। जब आप 4/3 करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा Z2। चलिए एक नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पे दिक्कत जाएगी। तो हमने एक नया पेज ले लिया है और इस पेज पर हम देखेंगे कंपेयर करके, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास होगा Z2 पर यूनिट डिवाइडेड बाई Z1 पर यूनिट इज इक्वल टू, जब दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, Z जो है वो कैंसिल होगा। चलिए Z में फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा SB1 डिवाइड बाई VB1 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा नीचे Z इंटू SB2 बाई VB2 का स्क्वायर। तो जब आप इसको फिर से रखेंगे तो यहाँ पे आएगा Z इंटू SB1 डिवाइड बाई VB1 का स्क्वायर इंटू नीचे आ जाएगा 1/Z हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, VB2 का स्क्वायर डिवाइड बाई SB2। ये टर्म सबको समझ आ रहा है ना कैसे लिख रहा हूँ? इसके बाद हाँ, क्या डाउट है? हाँ, तो कुछ गलत लिख दिया मैं, है ना? चलो, मतलब तुम लोग सो नहीं रहे हो, ध्यान दे रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा। ये आ जाएगा, हाँ, ये आ जाएगा SB2 बाई SB1, ये ब्रैकेट में डाल दो, इंटू VB1 बाई VB2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे ऐसा आएगा। तो Z2 पर यूनिट अगर हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, Z1 पर यूनिट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा SB2 बाई SB1 से, इंटू VB1 बाई VB2 से। अब देखिए यहाँ पे हमने दो सिस्टम कंसीडर किया था, लेकिन क्वेश्चन में ना ओल्ड और न्यू का यूज़ करता है, दो टर्म यूज़ करते हैं वो लोग, एक करते हैं ओल्ड और दूसरा करते हैं न्यू। तो इस टाइप से वो लोग यूज़ करते हैं। देखिए अब आप क्या मान लीजिए, जो सिस्टम 1 है मान लो, ठीक है, वो पहले का सिस्टम है, सिस्टम 1 इज़ ओल्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, और सिस्टम 2 को बोलते हैं न्यू। ओके, अब आप 2 जो सब्सक्रिप्ट है यहाँ पे, वहाँ पे न्यू लिख दीजिए, और 1 जहाँ पे है वहाँ पे ओल्ड लिख दीजिए। तो चलिए वो लिखते हैं। तो एक फाइनल हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, जिसमें हाँ, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग,
Z new per unit is equal to Z old per unit into SB new divided by SB old into VB old divided by VB new, और इसका हम कर देते हैं स्क्वायर। ओके, तो न्यू और ओल्ड के फॉर्म में भी हमने इसको डिराइव कर लिया है। सो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ये फाइनल फार्मूला है चेंज ऑफ बेस ऑफ इम्पीडेंस। दिस इज द formula, yeah, you can say expression to convert any quantity, to convert any impedance, here not quantity, here impedance from old system to new system, and this is also called as change of base. Why? Because the base is changed. Firstly, we have considered the base for system 1, and then we have derived one formula which is describing the new system values. Okay, so here per unit value in system 2 is given as Z new per unit is equal to Z old per unit into SB new by SB old into VB old by VB new whole square. So this will be the correct answer and correct expression. सो अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। चलिए हम एक ट्रांसफार्मर के उसकी पर यूनिट इम्पीडेंस को कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर में आपको पता है 2 वाइंडिंग होती है, तो चलिए पहले स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। कोई भी हमारे पास ट्रांसफार्मर है उसमें क्या होगा, ऐसी वाइंडिंग होगी इस तरीके से, और बीच में क्या होता है, कोर होता है, और यहाँ पे दूसरी वाइंडिंग होती है। ओके, सो लेफ़्ट वाली वाइंडिंग को मैं कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, प्राइमरी सोर्स से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे प्राइमरी एक सोर्स है हमारे पास, और जो सेकेंडरी में वाइंडिंग है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक लोड से। तो इसमें हमको पहले एज्यूम करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे सोर्स और लोड इसका कोई भी काम नहीं है। यहाँ पे हमको इस जो वाइंडिंग है, मान लेते हैं ये प्राइमरी वाइंडिंग में N1 नंबर ऑफ टर्न्स है और सेकेंडरी में N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। तो हमको क्या निकालना है, इस वाइंडिंग का इम्पीडेंस निकालना है। किसका, वाइंडिंग का इम्पीडेंस निकालना है और उसकी पर यूनिट वैल्यू निकालनी है। तो वो हम कैसे निकाल पाएंगे। अब देखिए, एक जो वाइंडिंग है वो प्राइमरी साइड में है, इसको मैं प्राइमरी बोल देता हूँ, और दूसरी साइड क्या है, सेकेंडरी है। तो क्या करना पड़ेगा, या तो आप प्राइमरी का जो इम्पीडेंस है होगा उस इम्पीडेंस को आप कहाँ रिफ़र कर दो, सेकेंडरी में, और पूरा टोटल जोड़ लो तो आपको इम्पीडेंस मिल जाएगा। या आप क्या करिए, सेकेंडरी का जो इम्पीडेंस है उसको आप कहाँ ले आइए, प्राइमरी में ले आइए और उन दोनों को जोड़ दीजिए, तब क्या होगा, फिर इम्पीडेंस मिल जाएगा। तो ट्रांसफार्मर का जो टोटल इम्पीडेंस होता है
वो उसके दोनों वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों ही वाइंडिंग के इम्पीडेंस का सम होता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, अलग अलग सर्किट में है। प्राइमरी वाइंडिंग एक अलग सर्किट है आपका और सेकेंडरी वाइंडिंग एक अलग सर्किट है। दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, बस ये मैग्नेटिकली लिंक्ड होते हैं मैग्नेटिक कोर के थ्रू। तो चूंकि इनके बीच कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, फिर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिफ़र कर सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग का जो इम्पीडेंस है उसको प्राइमरी में, और उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी का जो रिफ़र वाला है दोनों को जोड़ करके टोटल इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, प्राइमरी का जो इम्पीडेंस है उसको हम सेकेंडरी में रिफ़र कर दें और रिफ़र करने के बाद सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जोड़ दें, तो यहाँ पे टोटल इम्पीडेंस निकल जाएगा। और जैसे ही आपका टोटल इम्पीडेंस निकल जाएगा उसको आप डिवाइड कर दोगे बेस इम्पीडेंस से। मान लो आपके पास जेड पर यूनिट निकालना है आपको, तो इसमें आपको एक्चुअल कितना आ गया, जेड आ गया, जेड टोटल, ठीक है, जेड टी डिवाइडेड बाई कर दीजिए जेड बी, तो आपको क्या मिल जाएगा, पर यूनिट वैल्यू मिल जाएगी ट्रांसफार्मर की। तो यही हमको कैलकुलेट करना है। पहले हमको क्या निकालना है, ट्रांसफार्मर का टोटल एक्चुअल इम्पीडेंस निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है, बेस इम्पीडेंस। ठीक है, और उसके बाद हम दोनों को जब रेशियो में डिवाइड करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, जेड पर यूनिट। तो ये हमेशा आता है 5 to 10 मार्क्स का, ये क्वेश्चन आता है 5 to 10 मार्क्स, इसका डेरिवेशन होता है। और इसमें एक और लास्ट में डिडक्शन होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको समझ आ गया, लगता है क्लियर है। इसके बाद हम एक काम करेंगे कि सबसे पहला स्टेप 1 जो रहेगा हमारा, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम प्राइमरी वाइंडिंग का जो आपका इम्पीडेंस है उसको हम सेकेंडरी में रिफ़र कर देंगे। वी विल रिफ़र या इसकी जगह हम और कुछ लिख सकते हैं, टोटल इम्पीडेंस is calculated by referring the secondary impedance to primary winding। तो पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो इम्पीडेंस है उसको हम कहाँ लाएंगे, प्राइमरी में, और उसके बाद टोटल कर देंगे। और जो सेकंड स्टेप होगा इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम जो टोटल इम्पीडेंस है ट्रांसफार्मर का इज़ कैलकुलेटेड बाय रेफरिंग द प्राइमरी impedance to secondary winding। तो इस तरीके से पहले में क्या कर रहे हैं हम लोग, रिफर्ड टू प्राइमरी वाइंडिंग कर रहे हैं और सेकंड में रिफर्ड टू सेकेंडरी कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। उसके पहले हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे बता देते हैं क्वांटिटीज़ के बारे में। तो प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है, ठीक है, और इसका जो इम्पीडेंस है ये हम पहले बता देते हैं क्या है। ये इसकी वाइंडिंग हो गई ऐसा, तो ये हो गया Z1। Z1 क्या है, प्राइमरी साइड का इम्पीडेंस है। देखिए मैं लेंदी लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे ताकि टाइम ना लगे ज़्यादा, और आपको समझना है Z1 जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए। Z1 क्या है आपका, प्राइमरी इम्पीडेंस, ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो इम्पीडेंस है प्राइमरी वाइंडिंग का वो है। और यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाइड है दैट इज़ V1। यहाँ पे वोल्टेज क्या अप्लाइड है, V1 अप्लाइड है, तो ये V1 आप कंसिडर करिए। और यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है जो कि वाइंडिंग के अंदर जा रहा है। इसके बाद आप एज्यूम कर सकते हैं कोर, और यहाँ पर अगेन ये जो वाइंडिंग है इसके साथ में एक इम्पीडेंस है Z2, और फिर आउटसाइड इसका जो करंट है वो लोड में जा रहा है,
और लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, V2 है, और ये करंट कौन सा है, I2। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई चीज़ें, ये क्या है, प्राइमरी साइड का है और ये सेकेंडरी साइड का है। तो इसकी डिटेल्स भी आपको एग्ज़ाम में बतानी होगी। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N1 और N2। प्राइमरी में N1 नंबर ऑफ टर्न्स है और सेकेंडरी में N2 है। अब हम स्टेप 1 यूज़ करते हैं। तो जब आप स्टेप 1 यूज़ करेंगे तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें हम सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वाइंडिंग का इम्पीडेंस है उसको हम प्राइमरी में ले आएंगे और ऐड कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर डिसाइड किया था। स्टेप 1 में जो टोटल इम्पीडेंस है वो कैलकुलेट किया जाएगा बाय रेफरिंग द सेकेंडरी इम्पीडेंस टू प्राइमरी वाइंडिंग। तो ऐसा ही यहाँ पे करेंगे। तो जो सेकेंडरी में आपको मिल रहा है, ठीक है, इम्पीडेंस Z2, उसको आप कहाँ रिफ़र करेंगे, Z1 में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। जब आप क्या करते हैं, Z1 को एज इट इज़ लिख देते हैं Z1, और यहाँ पर आ जाता है आपका Z2। तो Z2 की जगह क्या आता है, Z2 डैश, ठीक है। और फाइनली ये Z2 इधर आएगा तो उसमें कुछ चेंजेस होती हैं, इसकी वजह से यहाँ पे Z2 डैश लिख रहे हैं। और ये फाइनल एक लास्ट ये वाइंडिंग होती है, और उसके बाद यहाँ पे जो वोल्टेज रहता है वो प्राइमरी का ही रहता है और करंट भी प्राइमरी का ही होता है। तो अब जो फॉर्मूला जो आपको ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो वो ये पढ़ा है कि जब कभी भी रिफ़र किया जाता है ना, रेजिस्टेंस को कहाँ, सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राइमरी वाइंडिंग पर, तो उसके कारण होता क्या है, यहाँ पे जो पावर लॉस होता है इसके अंदर, वही पावर लॉस हमको यहाँ पे दिखाना होता है। तो अगर आप प्राइमरी साइड का जो इसका अलग से आ रहा है तो वो क्या होगा, I1 स्क्वायर इंटू Z2 डैश हो जाएगा। जब ये सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राइमरी में आएगा तब क्या हो रहा है, Z2 डैश। तो यहाँ पावर लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पे जो पावर लॉस हो रहा है वो हो रहा है I1 स्क्वायर Z2 डैश। तो हम चाहते हैं ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग में क्या हो, पावर का बैलेंस सेम रहे, ताकि पावर ट्रांसफ़र कांस्टेंट हो पावर में ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इसका जो सेकेंडरी साइड का इम्पीडेंस है, इसका हमको पावर लॉस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, I2 का स्क्वायर Z2। तो आपको फाइनली निकालना क्या है, Z2 डैश निकालना है। तो आप क्या करिए, I1 स्क्वायर को इधर भेज दीजिए। तो इधर आप जब लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से, और इसका स्क्वायर कर दीजिए इंटू Z2 लिख दीजिए। तो I2 बाई I1 हमको एक और चीज़ पता है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्राइमरी का जो MMF है, ये क्या है, MMF है, ठीक है। वो MMF किसके बराबर होगा, सेकेंडरी के MMF के कारण, क्योंकि जो बीच में मैग्नेटिक कोर होता है उसमें कांस्टेंट MMF होना चाहिए, इसके कारण। तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अब आपको क्या करना है, I2 बाई I1 निकालना है। तो आप क्या करिए, I2 बाई I1 यहाँ लिख दीजिए, और N1 है इधर, और इधर से N2 नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा, N2। तो I2 बाई I1 बराबर क्या हो गया, हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास निकल कर के आ गया N1 बाई N2। तो अगर आप चाहें तो Z2 डैश में, ठीक है, क्या कर सकते हैं, N1 बाई N2, I2 बाई I1 की जगह यहाँ से क्या लिख सकते हैं, N1 बाई N2। तो आप लिख दीजिए N1 बाई N2 का होल स्क्वायर इंटू Z2। तो ये यहाँ पे आ गया Z2 डैश। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो इन दोनों को हम अगर सम करते हैं Z1 और Z2 डैश को, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। सो ZT विल बी Z1 प्लस Z2 का डैश। तो ZT क्या आ जाएगा आपका, बताइए, ZT आ जाएगा Z1 प्लस Z2 इंटू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये बन जाता है। और आपको अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टेप 1 से हमने क्या निकाल लिया, इसकी एक्चुअल वैल्यू, इसकी जो इम्पीडेंस की एक्चुअल वैल्यू है वो हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो हमने एक्चुअल वैल्यू फाइंड की है,
इसको क्या करना पड़ेगा, बेस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, पर यूनिट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये जो टी मैंने लिखा है इसको बुक में कैसा दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाद में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप चाहें तो जेड टी लिख सकते हैं, या इसको आप बदल करके क्या लिख सकते हैं, बदल करके आप इसको Z1E लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होता है। टोटल इम्पीडेंस मतलब इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, और किधर का है ये, रिफर्ड टू प्राइमरी। 1E का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रिफर्ड टू प्राइमरी। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस of transformer when referred to primary। ये लाइन आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर Z1E प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपका Z1E का फॉर्मूला यहाँ पे हमको मिल जाता है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, जैसे Z1E हमने निकाल लिया, तो सिमिलरली हम लोग Z2E भी लिख सकते हैं। अब पूरा ये सब बताने की ज़रूरत है क्या उसमें, है ना, मेरे हिसाब से नहीं पढ़नी चाहिए। तो कौन बताएगा कि Z2E बराबर क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है आप लोगों में से? तो प्लीज़ अनम्यूट करिए अपना माइक और बताइए जल्दी से। स्टेप 2, चलिए कौन बताएगा, हाँ बताइए। Z2E इज इक्वल टू, बोलो, Z2 प्लस, वेरी गुड, वेरी गुड, N2 बाई N1 का होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से डायरेक्टली लिखा जा सकता है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। कैसे लिख रहे हैं, अगर नहीं समझ आए तो पूछ सकते हो। आ गया ना सबको समझ में? इसको अच्छे से देख लो, ये अच्छे नंबर में आता है ऐसा डेरिवेशन, इसमें प्रूव करना होता है। तो हमने क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, इसको लिख लीजिए आप लोग, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन referred to secondary। तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट, क्या हो गया, ओम में होगा इसका यूनिट। इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है ट्रांसफार्मर का व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी, जब हमने प्राइमरी इम्पीडेंस को कहाँ रिफर कर दिया, सेकेंडरी में, उस केस में। अब आपको क्या निकालना होगा, पर यूनिट इम्पीडेंस। तो अब हम निकाल लेते हैं इसका पर यूनिट इम्पीडेंस। तो पर यूनिट इम्पीडेंस निकालने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमको बेस इम्पीडेंस की ज़रूरत होगी। तो अगर हम पर यूनिट इम्पीडेंस किसका निकालते हैं, Z1E का। देखो Z1E और Z2E दोनों की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। आपको मैं समझा दूँ, ये Z2E है और ये Z1E है, तो दोनों की ही एक्चुअल वैल्यू अलग अलग होती है। देखिए कभी ये दोनों इक्वल नहीं होते, Z1E इक्वल टू Z2E, तो ये कभी भी सेम नहीं होता, नॉट इक्वल टू होते हैं। अब इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि रेटिंग दोनों साइड की अलग होती है, वोल्टेज और करंट रेटिंग दोनों ही साइड की अलग होती है, इसलिए वहाँ पे ऐसा होता है। अब हमको क्या निकालना है, इसका पर यूनिट वैल्यू निकालना है। तो पर यूनिट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पर यूनिट लिखते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं। फार्मूले में क्या आ जाएगा, इसकी एक्चुअल वैल्यू, तो Z1E एक्चुअल वैल्यू हो गई डिवाइड बाई ZB1। तो ZB1 क्या हो जाएगा, इसका बेस वैल्यू। तो ZB1 जो होगा वो किस से रिलेटेड होगा बताओ, बेस इम्पीडेंस है B1, मतलब 1 मतलब प्राइमरी, 1 यहाँ लिखा है मतलब प्राइमरी वाइंडिंग से रिलेटेड है। तो प्राइमरी वाइंडिंग का जो बेस इम्पीडेंस है कैसे दिया जा सकता है, V1 बाई I1 से दिया जा सकता है, इस तरीके से।
तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो Z1E पर यूनिट है वो निकल करके आ जाएगा। तो वो है आपका Z1E डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा V1 बाई I1। तो आपको फाइनली जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी Z1E इंटू I1 बाई V1। इस तरीके से आपको ये Z1E पर यूनिट का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली मैं आप यहाँ पे एक बार और नोट कर लेता हूँ, या इसी को रहने देते हैं, इसको एक बार हम बॉक्स में डाल देते हैं। ये इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न यहाँ पे इसका निकला है। तो Z1E मतलब क्या है बताइए कोई? Z1E क्या चीज़ है, वही बोलो, क्या है Z1E? थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। ZE मतलब देखो, हाँ ई से आप क्या पढ़ोगे इसको? इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्या? ऑफ ट्रांसफॉर्मर व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी। इक्विवेलेंट देखो ई से क्या पढ़ोगे? इक्विवेलेंट, Z फॉर इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 1 यूज़ किया। ठीक है, ऐसे ही Z2E को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ Z1E का पर यूनिट हमने निकाल लिया। अब चलिए हम लोग पर यूनिट निकाल लेते हैं, किसका? सेकेंडरी का। तो सेकेंडरी का पर यूनिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? Z2E पर यूनिट। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? Z2E की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई इसकी बेस वैल्यू। तो ZB2 क्या हो जाएगा बताइए? ZB2 सेकेंडरी साइड का बेस इम्पीडेंस है। देखो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी दो अलग अलग वाइंडिंग है, और दोनों ही साइड का आपको पता है करंट और वोल्टेज अलग अलग होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी साइड का अगर वोल्टेज V2 है और करंट क्या है? I2 है, तो यहाँ का इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? V2 बाई I2 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हमको यहाँ पुट करना है, तो Z2E डिवाइडेड बाई V2 बाई I2 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं? Z2E पर यूनिट को इज इक्वल टू Z2E इंटू I2 बाई V2। तो ये हमारा एक फाइनल क्या निकल आएगा? इक्विवेलेंट पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या निकाल लिया? Z1E निकाला था, और यहाँ पे क्या निकाल लिया? Z2E निकाल दिया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? आपके पर यूनिट इम्पीडेंस है, जिसमें जो एक्चुअल वैल्यू है, जैसे कि एक्चुअल वैल्यू में आप ले सकते हैं Z1E को और Z2E को, इसकी एक्चुअल वैल्यू मैं लिख भी देता हूँ, एक्चुअल। तो ये दोनों एक्चुअल वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होते, कभी भी क्या नहीं होते? इक्वल नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। लेकिन Z1E का पर यूनिट वैल्यू, ध्यान देना, पर यूनिट वैल्यू किसके बराबर होता है? Z2E के पर यूनिट वैल्यू के बराबर। किसी भी ट्रांसफार्मर में ये रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। क्या इस्टेब्लिश होता है? ये रिलेशन की इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी एंड इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी, पर यूनिट वैल्यूज आर ऑलवेज सेम। पर यूनिट वैल्यूज आर ऑलवेज सेम। तो ये हमेशा क्या होंगे? आपके सेम होंगे दोनों। ठीक है, इसी को हमको प्रूफ करना होता है। तो अभी तक स्टूडेंट हमने क्या निकाला कि दोनों की अलग अलग पर यूनिट वैल्यूज़ निकाल ली। जैसे कि Z2E का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पर यूनिट वैल्यू, और Z1E की पर यूनिट वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब ये दोनों बराबर कैसे हैं ये हमको चेक करना है। ये दोनों हम क्या बोल रहे हैं कि बराबर हैं, तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक नया डायग्राम लेते हैं। चलिए मैं ट्रांसफार्मर एक बना लेता हूँ। इस ट्रांसफार्मर में आप ध्यान देना, मैंने सबसे पहले स्टेप 1 लिया हुआ है और उसके बाद क्या लिया है? स्टेप 2।
आपको पता होगा कि अगर हम लोग क्या करें, जो टोटल इम्पीडेंस है आपके पास प्राइमरी में, जो टोटल इम्पीडेंस आ रहा है मतलब इक्विवेलेंट इम्पीडेंस Z1E, ठीक है, मैं उसको बना लेता हूँ। ये हमारे पास मान लो क्या है, Z1E दिया हुआ है इस तरीके से, और ये हमारी वाइंडिंग है। ये टोटल इम्पीडेंस है पूरे ट्रांसफार्मर का, और यहाँ पे वोल्टेज क्या है V1 और करंट क्या है I1। अब मैं बोलूँ कि इस प्राइमरी में जो हमने रिफ़र किया था टोटल, इसको हमको कहाँ ले जाना है, इसको हमको सेकेंडरी में रिफ़र करना है, रिफ़र टू सेकेंडरी साइड। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ही आप रिफ़र करोगे तो ये बन जाएगा Z1E का डैश, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब वो आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसका पावर लॉस हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में जो करंट की वैल्यू है वो क्या है, I2 का स्क्वायर। करंट क्या है, सेकेंडरी में I2 है। तो जैसे ही Z1E डैश को लाओगे तो I2 स्क्वायर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, जब वो यहाँ पे है तो क्या है, I1 स्क्वायर इंटू Z1E दिया हुआ है। तो जब आप निकालोगे Z1E का डैश तो ये आ जाएगा Z1E इंटू I1 बाई I2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से मिलेगा आपको। और आपको पता ही है, इसके साथ में आपको और क्या पता है कि I1 बाई I2 क्या है आपका, N2 बाई N1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब एक्चुअल में इसको जब आप चेंज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, Z1E डैश इज इक्वल टू Z1E इंटू यहाँ पे आ जाएगा N2 बाई N1 का स्क्वायर, N2 बाई N1 का होल स्क्वायर। लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा कि Z1E डैश को जब हम सेकेंडरी में लाते हैं तो एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको Z2E के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, है ना। मतलब पूरे इम्पीडेंस को हमने पहले कहाँ ले लिया, प्राइमरी में ले लिया। अब उसी को हम कहाँ ले जा रहे हैं, सेकेंडरी में रिफ़र कर रहे हैं। तो ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा कि हम प्राइमरी का जो इम्पीडेंस था उसको कहाँ ले जाते, सेकेंडरी वाइंडिंग में, और वहाँ पे इक्विवेलेंट निकालते हैं तो Z2E मिलता। तो Z1E और ये क्या हो जाएगा, Z1E डैश किसके बराबर होगा, Z2E के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे को क्या मिल जाता है, Z2E और Z1E के बीच का रिलेशन मिल जाता है। तो Z2E किसके बराबर होता है, Z1E इंटू N2 बाई N1 का होल स्क्वायर। तो ये जो फंडामेंटल हमको ये फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया, इस वैल्यू को हमको किस में रखना है, Z2E के फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है। तो Z2E का जो फॉर्मूला हमारे पास में है क्या है बताओ, Z2E का फॉर्मूला कौन बता सकता है, कोई भी बता दो एक, बोलो कौन बताएगा। Z2E इज इक्वल टू क्या है, पर यूनिट की वैल्यू बताओ। Z2E पर यूनिट इज इक्वल टू Z2E इंटू I2 बाई V2, यही है। अब हमने क्या निकाला अभी रिलेशन, कि Z2E जो है वो क्या होता है, Z1E इंटू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर होता है, यही हमने निकाला। चेक कर लेते हैं यही निकाला कि नहीं, सॉरी N2 बाई N1 है। तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो इसको इरेज ही कर देते हैं पहले। सो दिस विल बी N2 बाई N1। तो N2 बाई N1 का क्या है, ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। अब आपको ध्यान देना है कि इस Z2E जो कि यहाँ फॉर्मूले में है, वहाँ पे इस Z1E इंटू N2 बाई N1 स्क्वायर को प्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप सब्स्टिट्यूट करिए, क्या आ रहा है, Z1E इंटू N2 बाई N1 का होल स्क्वायर इंटू I2 बाई V2, ऐसा लिख सकते हैं, I2 बाई V2। तो आपने क्या देखा कि Z1E जो है आपका, ठीक है, वो किसके बराबर आ गया, ध्यान दीजिए किसके बराबर आ रहा है बताइए,
Z2e किसके इक्वल हो गया, Z1e के इक्वल हो गया, इंटू N2/N1² इंटू I2/V2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Z2e पर यूनिट दिया हुआ है आपको, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, N2/N1 मिल रहा है। तो आपको पहले पता है, क्या पता है आपको पहले से, कि N2/N1 किसके बराबर होता है, बताओ। N2/N1 होता है आपका V2/V1 के बराबर होता है। और क्या होता है N2/N1, N2/N1 और किसके बराबर होता है, वेरी गुड, I1/I2। तो इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करके देखो क्या आंसर आता है, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, I2 और I1 निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, I2 दिया हुआ है तो I2 को I1 के फॉर्म में लिख दो और V2 को V1 के फॉर्म में लिख दो। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, V2 निकल जाएगा इस वाले इक्वेशन से। कैसे निकलेगा, बस आपको क्या करना है, ये जो V1 नीचे है इसको आपको क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने क्या कर दिया, इसका V1 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको V2 का इक्वल टू पता चल गया क्या आएगा। तो Z1e इंटू N2/N1² एज इट इज़ रहने दो, ठीक है, इंटू आपको V2 बराबर क्या आ रहा है बताओ, V1 इंटू N2/N1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे I2 निकालना है आपको, तो I2 क्या आ जाएगा, I2 को इधर ले जाओ और ये पूरा टर्म नीचे ले आओ। तो ये हो जाएगा I1 इंटू, एक्चुअली 1/N1/N2 होता तो मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, N1/N2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इस I2 की जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पुट कर दो इस वाले जगह पे, इसकी जगह। तो ये क्या आ जाएगा, I1 इंटू N1/N2, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये बाई मिस्टेक लिख किया है, ओके, ऐसा रहे। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है सॉल्व करके। कोई भी बता दो। किसी को नहीं पता। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है ना। देखो यहाँ पे Z1e, हाँ Z1e, ओके, I1/V1 होगा ना, I1/V1, और ये इसको रख देते हैं एज इट इज़। क्या है ये, N2/N1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये N1/N2 यहाँ ऊपर में है, तो उसको मैं क्या लिखता हूँ, एज इट इज़ N1/N2 लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो नीचे है ये कहाँ ऊपर जाएगा, तो पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, तो N1 ऊपर आ जाएगा, तो N1/N2 आ गया। तो जब आप इसको एक साथ लिखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक साथ जब हम इसको लिखते हैं तो ये आ जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे आया ना, बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं, N1/N2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे दोनों एक दूसरे को, क्योंकि N2/N1 है और ये N1/N2 है। तो ये पूरा जब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनल आपको क्या मिल रहा है, Z1e इंटू क्या मिल रहा है, I1/V1 मिल रहा है। अब इसको और हम सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। चलिए ले लेते हैं आगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या था, Z2e पर यूनिट इज इक्वल टू Z1e इंटू क्या आ गया था, I1/V1 यहाँ तक आ चुका था। अब इसके बाद हमको क्या करना है, Z1e इंटू 1 अपॉन क्या आ जाएगा बताओ, 1/V1/I1, और V1/I1 क्या है, V1/I1 बेस है,
जेड बेस 1। तो ये जो टर्म है ये किस में बदल जाएगा आपका, Z1E पर यूनिट में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है Z1E पर यूनिट आपने निकाला था, क्या होता है ये, इसकी एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू। तो इसी को जस्ट आपने रखा तो आपको क्या मिल गया, फाइनल जो डेरिवेशन है Z2E पर यूनिट इज इक्वल टू Z1E पर यूनिट। तो ये आपका एक फाइनल यहाँ पे प्रूफ होता है कि किसी भी ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है उसकी जो पर यूनिट वैल्यू है वो आप किसी भी साइड का निकालें, चाहे आप प्राइमरी का निकालें या आप सेकेंडरी का निकालें, दोनों ही साइड किसी भी साइड रिफ़र करके निकालें, आपका वैल्यू सेम आएगा। Z2E का मतलब क्या है कि हमने प्राइमरी साइड का इम्पीडेंस कहाँ ले गए, सेकेंडरी में ले गए, और वहाँ पे दोनों को जोड़ करके हमने क्या बनाया, Z2E बनाया। तो उसका जो पर यूनिट वैल्यू होगा वो अगर हम सेकेंडरी का इम्पीडेंस प्राइमरी में लेकर आते हैं और वहाँ से Z1E निकालते हैं और पर यूनिट निकालते हैं तो उसके बराबर होगा। सो इक्विवेलेंट, तो इसके लिए ना मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग लिख दीजिए। द पर यूनिट, नोट कर लीजिए आप लोग, इसके बाद नोट करना है, ठीक है। द पर यूनिट equivalent impedance the per unit equivalent impedance of a two winding transformer is same whether the calculation is made from the high voltage side, या आप इसको ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ प्राइमरी साइड, और द लो वोल्टेज साइड। इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं सेकेंडरी साइड। इसका ये मतलब है कि चाहे आप पर यूनिट इक्विवेलेंट इम्पीडेंस को प्राइमरी साइड से निकालें या आप सेकेंडरी साइड से निकालें, तो उसका जो पर यूनिट वैल्यू है दोनों ही साइड से अगर आप अलग अलग निकाल करके देखें तो वो क्या आता है, हमेशा इक्वल आता है। तो इस तरीके का डेरिवेशन एक पूरा आता है आपका 5 to 10 मार्क्स का, और इसके पहले चेंज ऑफ बेस फार्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल आता है और उसका फार्मूला भी पूछ सकता है। तो ये जितना भी हमने अभी इस क्लास में पूरा कंप्लीट किया है 2 टॉपिक, वो पूरा आपको मैं PDF नोट दे दूंगा, जो अभी हम ये बोर्ड में पढ़ रहे हैं उसका PDF बन जाता है, और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं, और इसके जस्ट बाद हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। अगर जितने लोग को समझ आ गया, नाउ लेट अस हैव सम न्यूमेरिकल so that our understanding will be more clear about the subject. So I am taking one numerical question here. Okay, note down the numerical question. Question says a three phase star connected system is rated at
50 MVA at 50 MVA and 110 kV, 110 kV. Okay, so let's give some permission. Okay, so here it is given the base power and base voltage is already given in the question, and also given about the system. It is a 3-phase star connected system. Okay, now the question explains express 40,000 kVA, express 40,000 kVA of 3-phase apparent power. मान लो कि 40,000 क्या है, 3-phase apparent power है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, एज ए पर यूनिट, एज ए पर यूनिट वैल्यू. ओके, रिफर्ड टू इसमें 2 क्वेश्चंस हैं. पहला दिया हुआ है 3-phase सिस्टम, 3-phase सिस्टम के हिसाब से करना है बोला है. 3-phase सिस्टम KVA बेस पर लेना है. और दूसरा इसी में बोला है सिंगल फेस, या इसमें बोल सकते हैं पर फेस KVA बेस पर लेना है. तो चलिए कौन कौन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करिए. कौन कौन सॉल्व कर सकते हैं भाई इसको? बताइए कौन कौन है जो सॉल्व कर सकते हैं. कौन बोल रहे हैं? कौन कौन सॉल्व कर सकते हैं इसको बताइए जल्दी. क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या निकालने बोला है? पर यूनिट वैल्यू निकालने बोला है. किसका यूनिट? देखो KVA में है, और क्या बोल रहा है? अपैरेंट पावर बोल रहा है. तो एक 3-phase अपैरेंट पावर है, उसका हमको क्या निकालना है? पर यूनिट वैल्यू. तो आपको पता है S पर यूनिट क्या होता है? S एक्चुअल बाई S बेस, पता है ना ये. अब यहाँ पे देखो S एक्चुअल कितना है? S एक्चुअल दिया हुआ है 40,000. यूनिट क्या है? KVA. लेकिन हम बेस को हमेशा पावर को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? MVA में. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 और ये 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा? MVA. तो S एक्चुअल हमको क्या मिल गया? 40 MVA. और S बेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ो. 3-phase स्टार कनेक्टेड सिस्टम इज रेटेड एट 50 MVA. मतलब बेस MVA कितना है? 50 MVA दिया हुआ है, 50 MVA दिया हुआ है. तो अब यहाँ पे वैल्यू रखना है. ये आ जाएगा एक्चुअल 40 और बेस आ जाएगा 50. तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 0.8 पर यूनिट. तो S पर यूनिट जो हमको निकालने बोला गया था पहले क्वेश्चन में, उसका आंसर हो जाएगा 0.8 पर यूनिट. तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है. चलिए दूसरा कौन बताएगा? बना करके ट्राई करो, कोई भी बताओ. देखो यहाँ पे बोला है पर फेस KVA बेस लिखा है, ठीक है. और यहाँ हमको क्या किसका दिया हुआ है? 3-phase सिस्टम का दिया हुआ है, KVA बेस और वोल्टेज बेस. तो हमको इनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल फेस में या पर फेस में. तो जब पर फेस में पावर को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है. अब मैं सेकंड के लिए बता रहा हूँ, पर फेस बेस, ठीक है, पर फेस सिस्टम के लिए. तो पर फेस में जब पावर को कन्वर्ट किया जाता है तो 3 से डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है. तो S जो आएगा, S बेस जो आएगा वो आ जाएगा डिवाइड बाई 3, मतलब 50 डिवाइड बाई 3 MVA. क्लियर. और जो वोल्टेज आएगा V बेस, ठीक है, V बेस जो पर फेस में आएगा वो क्या आ जाता है? बाई √3 होता है उसमें. तो ये आ जाएगा 110 बाई √3 kV. तो ये दोनों आपको पता चल गए, SB और
VB। अब आपको क्या निकालना है? पर यूनिट KVA निकालना है। क्या निकालना है? पर यूनिट KVA निकालना है। तो जब आप पर यूनिट KVA निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है? पर यूनिट KVA। कौन से सिस्टम में? सिंगल फेज या पर फेज सिस्टम में निकालना है, ठीक है, ऑप्शन बी। तो पर यूनिट KVA में क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू लोगे आप, तो एक्चुअल वैल्यू आपकी कितनी है बताइए? एक्चुअल वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो 40,000 जो था उसको हम किस में लिख रहे हैं? 40 MVA में। ये किससे डिवाइड हो जाएगा? डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर है। और जो हमारा पावर था 50, ये भी क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब जो फाइनल इसमें रिजल्ट आएगा वो आएगा बाई 50। तो ये आ जाएगा फाइनल रिजल्ट 40/50, जो कि क्या है? 0.8 है, जो कि पिछले सिस्टम जैसा ही है। पिछले सिस्टम में कितना आया था? पर यूनिट 0.8 आया था, और नए सिस्टम में कितना आया है? 0.8 ही आया है। तो आपको क्या समझ में आया? ठीक है, पर फेज़ निकालो या 3 फेज़ में निकालो, जो वैल्यू है पर यूनिट की वो हमेशा सेम रहती है। तो इससे सीखने को भी हमको मिला है। चलिए एक और न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ, दैट इज़ द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस क्लास। इसके बाद आप लोग भी फ्री हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये समझ आया ना सबको? ये जो मैंने बताया आपको यहाँ तक, एक बार आपके कमेंट्स में देखना चाह रहा हूँ कि आपको समझ आया कि नहीं। आ गया तो वाई कमेंट करिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा। ओके, यस, दुर्गा का कमेंट आ गया, और यश कुमार, ठीक है, समझ आया। नयन साहू, स्वाति, कोमेश, ओके, सबको आ गया समझ में। किसी को डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लेना है ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसको फटाफट। अब 5 kVA दिया हुआ है, एक ट्रांसफार्मर का रेटिंग है। अब 5 kVA 400/200 वोल्ट, 400/200 वोल्ट, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर has primary and secondary reactance of, दोनों का सेम है, ईच ऑफ 2.5 ओम। दोनों साइड क्या है? 2.5 ओम का दिया हुआ है रिएक्टेंस। डिटरमिन द टोटल रिएक्टेंस, इन पर यूनिट। टोटल रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर इन पर यूनिट। तो हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हमको एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें क्या दिया हुआ है आपका? इम्पीडेंस हम निकाल सकते हैं, सिर्फ रिएक्टेंस दिया है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2.5 के फॉर्म में, है ना। और इसमें आपको और क्या मिला हुआ है? 5 kVA मिला हुआ है बेस पावर, और वोल्टेज है दोनों साइड का। एक साइड क्या है? 400 और एक साइड 200 है। तो ये जो 400 और 200 है, इससे आप क्या निकाल सकते हो? रेशियो निकाल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N1/N2 की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। तो ये उसमें आपका काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए कौन सॉल्व करेगा इसको? ट्राई करो, कोई बता पाएगा? हाँ देखो, ये ट्रांसफार्मर है, इसमें ये बोल रहा है कि प्राइमरी का जो रिएक्टेंस है ये दिया हुआ है, ठीक है। ये वाइंडिंग मान लेते हैं, और ये आपका कोर है, फिर ये वाइंडिंग ले लेते हैं, और ये सेकेंडरी बना लेते हैं। तो इसमें आपका सेकेंडरी का जो दिया हुआ है 2.5 ओम दिया हुआ है, और प्राइमरी का भी क्या दिया हुआ है? 2.5 ओम दिया है।
ये V1 ले लो, I1 ले लो, फिर I2 और ये V2। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था वैसा ही है, बस यहाँ इम्पीडेंस की जगह क्या है, रिएक्टेंस है। और अगर आप जेड में कन्वर्ट करते हैं इसको, है ना, जेड में ना करके इसको एक्स में रहने दीजिए, मान लो इसको x1 लिखते हो, तो x1 क्या हो जाएगा 2.5 ओम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 जो कि है 2.5। अब क्या बोल रहा है इसमें कि डिटरमिन द टोटल रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर इन पर यूनिट। तो जैसे हमने टोटल क्या निकाला था, इम्पीडेंस निकाला था ट्रांसफार्मर का, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस टोटल, तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, टोटल रिएक्टेंस निकालना है ट्रांसफार्मर का इन पर यूनिट। तो अगर इसका सॉल्यूशन का हिंट अगर आप चाहते हो तो मैं हिंट देता हूँ, आप फिर सॉल्व करना। इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले कि जो x पर यूनिट आएगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर का टोटल निकालना है x पर यूनिट, तो ये क्या जा रहा है, x का आप 1 ही ले लो और 2 ही ले लो, दोनों निकाल लो तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए हाँ ले लेते हैं। आप क्या निकालो, x1e पर यूनिट निकाल लो, ठीक है, और क्या निकाल लो, x2e पर यूनिट निकाल लो, x2e पर यूनिट, ये दोनों आप निकाल लो। तो अब एक का बताता हूँ आपको क्या चाहिए, x1e पर यूनिट का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमने क्या बताया आपको कि x1e एक्चुअल वैल्यू लेना है, डिवाइड बाई क्या लेना पड़ेगा, x बेस लेना पड़ेगा, और xb का फॉर्मूला zb की तरह ही होगा, ठीक है, बस z की जगह x लिखना है आपको। तो अब यहाँ पे जो 1e है, ये x1e है, ये क्या होता है, तो x1e आपको बता दूँ, ये है इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी, मतलब प्राइमरी का तो रहेगा ही, प्लस आपका आ जाएगा x2 डैश, इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि x2e निकालो तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड, तो इसमें क्या आ जाएगा x2 प्लस x1 डैश। जितनी चीज़ें हमने की थी ना वो सेम रहेगा, बस z की जगह क्या आ गया, यहाँ पे x आ गया है। अब यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी बेस पावर की और बेस वोल्टेज की, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये सोचने का पड़ जाएगा कि किसको आप प्राइमरी लो और किसको आप सेकेंडरी लो। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, आप इसको भी V1 ले सकते हो और इसको भी V1 ले सकते हो। अगर आप इसको V1 ले रहे हो तो इसको V2 लेना पड़ेगा, और अगर आप इसको V2 ले रहे हो तो इसको V1 लेना पड़ेगा। तो किसी को भी कैसा भी आप ले करके सॉल्व कर सकते हैं, आपका जो आंसर आएगा वो दोनों ही केस में, दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा, इसमें कोई भी अंतर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, पर यूनिट वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए। तो चलिए कौन सॉल्व करना चाहता है बताते जाओ, मैं सॉल्व कर दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि बेस पावर क्या होगा, यहाँ पे बेस पावर की वैल्यू क्या है, चलो कौन बताएगा बेस पावर की वैल्यू। हाँ, तो उसको पूरा VA में क्या लिख सकते हैं हम लोग, बेस पावर को, बेस पावर या बेस, चलो पावर ही लिख देता हूँ। बेस पावर क्या है आपका 5 kVA में दिया हुआ है ना, K का मतलब होता है किलो, किलो मतलब 1000, तो यहाँ आ जाएगा 5000 VA। 5000 वोल्ट एम्पियर क्या हो गया इसका, ट्रांसफार्मर का दोनों साइड का क्या हो गया, पावर रेटिंग हो गया, बेस पावर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, आगे देखना है, टोटल रिएक्टेंस निकालना है, ठीक है। तो टोटल रिएक्टेंस निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, x1e, मान लो हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी साइड में रिफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूँ बताओ जल्दी, x1 प्लस x2 का डैश, और आपका जो ट्रांसफार्मर था उसमें क्या दिया है, वोल्टेज रेशियो V1 बाई V2। हम ये मान लेते हैं कि प्राइमरी साइड कितना है, 400 वोल्ट है, और सेकेंडरी साइड में कितना है, ये बस हम एज्यूम कर रहे हैं अभी, 200 वोल्ट है। तो प्राइमरी का क्या है, V1 कितना वोल्ट, 400 वोल्ट, और V2 कितना है, 200। तो आपका रेशियो क्या आ गया, 2 आ गया। इसको और क्या लिख सकते हैं, N1 बाई N2 लिख सकते हैं, 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x1 की जगह क्या है, 2.5 ओम है, प्लस
एक्स टू डैश का फार्मूला बताओ। एक्स टू डैश का फार्मूला है एक्स टू इंटू, बोलो कैसे निकालेंगे एक्स टू डैश। एक्स टू डैश इज इक्वल टू एक्स टू इंटू, बताओ, n1 बाई n2 का होल स्क्वायर। अब n1 बाई n2 क्या है, 2 है, तो वो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2.5 इंटू 4 कितना आ रहा है, 10 आएगा, 10 ओम। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 10। तो आपका जो X1E आना था वो आ गया है 12.5 ओम। कितना आ गया, 12.5 ओम। सो X1E क्या चीज़ है बताओ, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी। ये कितना आ गया, 12.5 ओम आ जाता है X1E। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका पर यूनिट निकालना है। तो पर यूनिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बेस वैल्यू चाहिए। तो XB1 निकालना पड़ेगा। तो XB1 कैसे निकलेगा बताओ, कौन बताएगा फॉर्मूला, XB1 कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ। नहीं, ये होगा VB स्क्वायर डिवाइडेड बाई SB। तो VB क्या है, इधर प्राइमरी साइड में देखो 400 है, तो 400 का स्क्वायर करो, कैलकुलेटर रखे हो, और नीचे क्या करो 5000 डिवाइड करो, बताओ कितना आता है। तो ये आ जाएगा 400 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 5000। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32। तो आपका XB1 आ जाता है 32 ओम। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, इसके जस्ट बाद हमको क्या निकालना है बताओ, हमको निकालना है X1E पर यूनिट। तो पर यूनिट कैसे निकलेगा बता सकते हो, 12.5 ले लेते हैं अपॉन 32, बताओ कितना आता है, 0.39। और आगे बताओ, 0.625। ये क्या आ रहा है आपका, पर यूनिट वैल्यू आ रहा है X1E का। ठीक है, अब देखो X2E जो हम निकालेंगे वो भी कितना आना चाहिए, इतना ही सेम वैल्यू आना चाहिए। तो चलिए अब X2E निकालते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो X2E निकालने के लिए, पर यूनिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले X2E का एक्चुअल वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए, X⁻² चाहिए, है ना। तो X⁻² निकाल लो पहले फटाफट। तो VB2 का स्क्वायर डिवाइड बाई SB। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 200 है सेकेंडरी का वोल्टेज, डिवाइडेड बाई 5000। चलो बताओ कितना आ रहा है, तो 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 5000। चलो देखो 20 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो 4 इंटू 2 8 आ गया, 8 ओम आपका आ जाएगा XB2। ठीक है, अब इसके बाद आपको, हाँ 16 आ रहा है, कैसे आएगा 16 यार, मैं बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर में गलती कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे X2E, ध्यान से करो, X2E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये है इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी। तो सेकेंडरी का जो X2 है वो लिख दो, प्लस और क्या लिखना है इसमें बताओ, सेकेंडरी का आपने क्या किया, चलिए इसको यहाँ पे ले लेते हैं, X2E निकालते हैं। ठीक है, X2E आ जाएगा आपका सेकेंडरी का रिएक्टेंस प्लस X1 डैश, तो आ जाएगा X2 प्लस X1 इंटू
अब सेकेंडरी में ले जा रहे हैं ना, प्राइमरी की चीज़ को कहाँ ले जा रहे हैं, सेकेंडरी में ले जा रहे हैं रिएक्टेंस को। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब आप इसको कहाँ ले जाएंगे, सेकेंडरी में लेकर के जाएंगे, तो वहाँ आ जाएगा N2/N1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाती है वो आती है x2 प्लस x1 इंटू N2/N1 कितना था बताओ, हमने निकाला था ना, N1/N2 क्या था हमारा, ये देखिए N1/N2 2 था, यहाँ पे देखिए, तो N2/N1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखना है, 1/2 का होल स्क्वायर। अब x1 और x2 की वैल्यू क्या है बता सकते हो, x1 और x2 की वैल्यू है 2.5, तो डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं 2.5 2.5, तो ये आ जाएगा 2.5 प्लस 2.5 इंटू 1/4। चलो बताओ कितना आ रहा है, 2.5 इंटू 1 प्लस 1/4, तो आ जाएगा 5/4। तो 2.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, बताओ कितना आ रहा है, बताओ आंसर, 2.5 कितना आएगा, अभी तक नहीं आया, 3.125 ओम आएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, पर यूनिट वैल्यू। तो पर यूनिट वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू जो आई है ये वाली, इसको पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पे आ जाएगा x2e पर यूनिट इज इक्वल टू x एक्चुअल कितना वैल्यू लाए हम लोग, 3.125 डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू, बेस कितना है आपका 8 ओम है। अब चलिए इसको डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, फिर एक आपको लेना पड़ेगा पॉइंट के बाद 3 है ना, क्योंकि 8 4 जा में 32 हो जाएगा, तो 8 3 आएगा तो क्या होगा 24, फिर 7 2 आ जाएगा, तो 8 9 जा 7 2, फिर आपको 0 लेना पड़ेगा 50, 8 6 जा 48, फिर 20 आएगा, फिर 8 2 जा आ जाएगा, ठीक है, फिर आपको 440, तो 8 5 जा आ जाएगा। तो एग्जैक्ट आप देखिए x2e पर यूनिट आपका आ रहा है 0.390625। अब आप कंपेयर करिए x1e की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी x1e की वैल्यू आई थी हमारे पास, x1e पर यूनिट इज इक्वल टू 0.390625। तो फाइनली हमारी जो वैल्यू यहाँ पे मिल गई है वो ये मिल गई है, और ये भी हमारी किसके इक्वल है, ये देखिए, दिस इज इक्वल टू okay, so here we are getting x1e per unit is equal to x2e per unit, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.390625, ये आपकी वैल्यू आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। तो आपको ये पता चल गया, प्रीवियस पेज देखना है, ये देखो। अब ना इसमें आपको 3 कंसेप्ट यहाँ पे पता चले, तो वो कंसेप्ट्स हम लोग लिख लेते हैं इस न्यूमेरिकल के बेस पे जो हमने सीखा। चलिए आप लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा आई होप। मैं ये पूरा PDF आपको दे दूँगा, इसकी चिंता मत करना, एक एक चीज़ आपको मिल जाएगा। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं हमारा कंसेप्ट क्या क्या इससे हम लोग सीखे, ठीक है। तो कुछ कंसेप्ट्स यहाँ पे हम बना सकते हैं अपने, जो कि बहुत काम आएंगे। तो वो आप लिख लीजिए, कंसेप्ट्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मर, पर यूनिट इम्पीडेंस, यू कैन से इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर।
ट्रांसफार्मर की पर यूनिट वैल्यू से जो कंसेप्ट बने वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो पहला कंसेप्ट है हमारे पास, पहला कंसेप्ट क्या है इसको देख लेते हैं। द फर्स्ट कंसेप्ट, बताइए पहला कंसेप्ट क्या सीखा हमने कि टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस रिफर्ड टू प्राइमरी ऑन द प्राइमरी बेस वोल्टेज। लिखते जाइए इसको, टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस referred to primary on the primary base voltage, on the primary base voltage। फिर सेकंड हमारा जो कंसेप्ट बना वो ये है कि टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस, यहाँ रिएक्टेंस इम्पीडेंस जो चाहे आप वो ले सकते हैं ना, रिएक्टेंस रिफर्ड टू सेकेंडरी ऑन द सेकेंडरी बेस वोल्टेज। देखो अगर आप ना जो टोटल रिएक्टेंस निकाल रहे हैं, टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस, अगर आप उसको सेकेंडरी में रिफ़र करके निकाल रहे हैं तो आप सेकेंडरी का बेस वोल्टेज लेंगे, और अगर आप उसको प्राइमरी में रिफ़र कर रहे हैं तो प्राइमरी का बेस वोल्टेज लेंगे। तो ये कॉमन सी बात है और यही आपके मेन कंसेप्ट है ना। एंड थर्ड जो कंसेप्ट है वो ये है कि बेस पावर इज सेम ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। दोनों ही साइड पर जो बेस पावर हम मानते हैं वो क्या होता है, सेम होता है। और एक आप लिख सकते हैं इसमें फाइनल कि जेड इम्पीडेंस 1E पर यूनिट, इसका मतलब समझते हैं इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर टू प्राइमरी पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू द पर यूनिट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी वाइंडिंग आर सेम। ओके, सो यहाँ पे आप ले सकते हैं डायरेक्टली इसको ऐसा, like this we can have it। okay, so यहाँ पे आप ऐसा इसको ले सकते हैं। so I hope आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा आज का लेक्चर। so इसके बाद वाले लेक्चर में हम और भी दूसरी चीज़ों को देखेंगे, है ना, और हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के, जैसा कि सिंगल लाइन डायग्राम हमने देखा हुआ है, और उसके बाद सिंगल लाइन डायग्राम के बाद ड्राइंग ऑफ इम्पीडेंस डायग्राम। इम्पीडेंस डायग्राम हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं पावर सिस्टम नेटवर्क का, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।